दोस्तों, हम आज के वीडियो में कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण स्टूडेंट्स की शिक्षा सही रूप से नहीं हो पाई है, जिस कारण इस वर्ष सभी बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। आज हम हिंदी गद्य खंड के जो पाठ परीक्षा में आने हैं उनका हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हमारा जो गद्य खंड का पहला पाठ है वह है स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत और यशपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके आगे के जो पाठ हैं वो इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में नहीं आने हैं, तो इनकी हमको तैयारी नहीं करनी है। तो जो ऊपर के जो चार पाठ परीक्षा में आने हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का आज हम अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं गद्य खंड के पहले पाठ की ओर। पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी है। तो आइए इस पाठ पे आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और फटाफट निशान लगाते चले जाइए। इसमें पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो क्या कारण था कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। तो पूरे जो कस्बा था उसमें कैप्टन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से बहुत लगाव था। वही नेताजी के चश्मे को बदला करता था। कैप्टन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसके ऊपर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या क है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो हालदार साहब का विचार था कि कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, यह सोचकर वे मायूस हो गए थे। इसी में ख जो है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि इस देश में अभी भी देशभक्त लोग जीवित हैं। लोगों में देश प्रेम की भावना जीवित है, चाहे वे बच्चे ही क्यों ना हो। इसी में ग है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए। तो हालदार साहब कैप्टन के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। कैप्टन की मृत्यु के बाद उन्हें लगने लगा कि अब नेताओं की मूर्ति को चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा। जब उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर देखा तो वे यह सोचकर भावुक हो गए कि भले ही देश के प्रौढ़ों में देशभक्ति की भावना मर रही हो, किंतु बच्चों के रूप में भावी पीढ़ी में अभी भी देशभक्ति की भावना है। वे सोचते हैं कि देश के प्रौढ़ों में भी यदि कैप्टन की भांति देशभक्ति और देश के प्रति श्रद्धा हो तो देश का कायाकल्प हो जाए। काश क्या कभी ऐसा होगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक जो प्रश्न और महत्वपूर्ण इसमें है वो है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला एक काला मोटा और प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति था। उसकी तोंद बहुत निकली हुई थी। जब वह हंसता था तो तोंद भी थिरकने लगती थी। निरंतर पान खाने से उसके दांत भी लाल काले हो गए थे। मुंह में हर समय पान ठूसा रहने के कारण वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। वह कुछ कुछ मुंबईया भाषा बोलता था, जैसे कैप्टन किधर से लाएगा, उधर दूसरा बिठा दिया। इस प्रकार पान वाले का व्यक्तित्व तो बड़ा ही रोचक था। आइए अब चलते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित जो हमारे गद्य खंड का
दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। तो आइए इस पाठ में से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो वर्ष 2021 की परीक्षा में आ सकते हैं, उनको आप फटाफट से निशान लगा लीजिए। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो कि परीक्षाओं में ज़्यादा आते हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न को अध्ययन करते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ अवश्य थे, किंतु वह गृहस्थियों की भांति मोहमाया, धन संपत्ति और अन्य सांसारिकता के मकड़जाल से एकदम अलग थे। यानी वे गृहस्थ होते हुए भी विरक्त साधु की तरह जीवन जीते थे। वे सबके साथ अच्छा आचरण करते थे। वे कभी झूठ न बोलते थे। सभी से एक समान मधुर व्यवहार करते थे। उनका संसार के साथ व्यवहार कबीर के समान ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला था। तो वे किसी की वस्तु को हाथ ना लगाते थे। कल के लिए बचाकर रखना अथवा संग्रह करना उनके किसी भी उनके स्वभाव में नहीं था। इसलिए वे खेती में जो कुछ पैदा करते थे उसी को इसलिए वे खेती में जो कुछ पैदा करते थे उसको साहब के दरबार कबीर मठ में ले जाकर रख देते थे। वहाँ से प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता था उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। इन्हीं सब कारणों से खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू उनकी वृद्धावस्था के कारण उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका तर्क था कि वृद्धावस्था में कौन भगत जी के लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन उनकी से देखभाल करेगा, कौन उनको चुल्लू भर पानी पिलाएगा। ऐसे सब कारणों से भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो एक दिन भगत का जवान बेटा मर गया। उन्होंने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। अपने आंगन में लगे कुछ फूल तोड़कर उन्होंने पुत्र के शव पर बिखरा दिए और भगत ने शव के सिरहाने में एक दिया जलाकर रख दिया और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाकर गीत गाए जा रहे थे, उसी पुराने स्वर में, उसी पुरानी तल्लीनता के साथ जैसे गाते थे। घर में पुत्र वधू रो रही थी जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने का प्रयास कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत इन सब बातों से विलग गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते वो जो है कभी कभी पुत्र वधू के नज़दीक भी आ जाते थे और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे कि और समझाते थे उसको कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। इस प्रकार भगत ने सांसारिकता से विरक्त निर्मोही साधु के समान समभाव का परिचय दिया। वास्तव में भगत जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास था जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। इसमें एक प्रश्न जो हमारा पांचवा जो इम्पोर्टेंट है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अब बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे किंतु उनकी दिनचर्या जो थी वो साधुओं जैसी थी। वे कभी झूठ ना बोलते, दूसरे की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, छूते नहीं थे, ना उनका इस्तेमाल करते थे। वे दूसरों के खेतों में सोच के लिए भी नहीं जाते थे। इसलिए लोगों को लगता कि किस प्रकार गृहस्थ होकर भी भगत इतने साधारण जीवन का निर्वाह कर लेते हैं, जबकि एक आदमी के लिए यह सब बड़ा कठिन था। इसलिए भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। हमारे गद्य खंड के अगले लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी द्वारा लिखित हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ है वो है लखनवी अंदाज। यशपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज पाठ में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं उनको आप निशान लगा लेंगे। तो हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है और तीसरा प्रश्न वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें
लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो लेखक की गाड़ी छूट रही थी। लेखक जरा दौड़कर सेकंड क्लास के एक डिब्बे में आज जा बैठे। डिब्बे में पहले से एक भद्र से दिखाई देने वाले लखनऊ के नवाब साहब बैठे थे। लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से उन भद्र सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई देने लगा। नवाब साहब ने लेखक से मेलजोल बढ़ाने अथवा संवाद स्थापित करने में जरा भी रुचि नहीं दिखाई। इससे लेखक को लगा कि नवाब साहब उससे बातचीत करने को तनिक भी उत्सुक नहीं है। अगला हमारा जो प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वह है, बिना विचार घटना पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिना विचार घटना और पात्रों के कभी भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल जी ने तो केवल ऐसा नवाब साहब के रेखाचित्र को स्पष्ट करते हुए व्यंग्य के रूप में कहा है। अगला हमारा प्रश्न हो सकता है कि आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम नाम इसको लखनवी अंदाज, तो उसका नाम ही है, तो नवाबी अंदाज दे सकते हैं, या लखनवी नवाब भी इसका नाम दे सकते हैं। गद्य खंड का चौथा पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इसके जो लेखक हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो अब देखते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में जो हमारे संस्मरण है इसमें कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो 2021 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस पाठ से हम 3 प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो अब देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो देवदार जो होता है हिमालय पर 6000 फुट से 8000 फुट तक की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। इसकी लकड़ी सुंदर, हल्की व सुगंधित होती है। यह अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें घुन नहीं लगता, मतलब कीड़ा नहीं लगता है। फादर भी देवदार के समान सभी गुणों वाले व्यक्ति थे। उनका व्यवहार सुगंध देने वाला अर्थात अच्छा था। विचारों से फादर सुदृढ़ थे। फादर सन्यासी थे जो पवित्रता का प्रतीक है। इन सब कारणों से फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी लगती थी। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो आप निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न, पहला, दूसरा और पांचवा जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो अभी हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो फादर की जो कर्म भूमि वो भारत रही। वे 47 वर्षों 47 वर्षों तक भारत में ही रहे। फादर हिंदी से बहुत प्यार करते थे। फादर की रग रग में भारत बसा हुआ था। वे स्वयं को भारतीय कहते थे। हिंदी की उन्होंने बहुत सेवा की, जबकि हिंदी वालों ने हिंदी की उपेक्षा करके उसको सबसे अधिक हानि पहुंचाई है। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाए जाने के लेकर चिंतित रहते थे। ये सभी कारण ऐसे हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। अब जो हमने अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण बताया वो है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फादर ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव सेवा की। प्रत्येक से उनके घर परिवार के बारे में, उनकी व्यक्तिगत दुख तकलीफ के बारे में पूछना फादर का स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना व्यक्ति को एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्म लेती है। इसी कारण लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने क्षितिज भाग 2 जो हमारा है कक्षा 10 अपाठ्यक्रम के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसके गद्य खंड के
शुरू के हमने 4 पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का यहाँ पर अध्ययन किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़कर परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो क्षितिज के गद्य खंड के पोर्शन में 100% मार्क्स प्राप्त करेंगे।